देखो तुम्हारा मॉड्यूल 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में वो लोग मीनिंग बताए। हम्म। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन डेफिनेशन क्या बोला, हैज मेनी डेफिनेशन, बहुत अलग अलग फिलोसोफर्स के द्वारा। बट द मेन डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन दैट डील विद पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, खाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। हाँ। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मैनेज या ऑपरेट, ठीक है। हाँ सर। क्या चीज का, ऑपरेशंस का, डिफरेंट ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन, किसका, कौन सा ऑपरेशन जो डील करता है पब्लिक पॉलिसी के साथ, अच्छा। जो गवर्नमेंट बनाता है। हाँ। यही है इसका मेन मीनिंग। अब यहाँ पे सेवरल मीनिंग वाला बात हुआ, अलग अलग राइटर का अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ। कार्ल मार्क्स बोला वो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपेंड करता है एक्शन मेड विद अ कॉन्शियस पर्पस इन अ माइंड। ये सब फालतू लाइन तो काम से यहाँ पे, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट अफेयर्स, अच्छा। ये लाइन में, ठीक है। कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है पब्लिक के काम के लिए। वुड्रॉ विल्सन बोला कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लॉ, रूल्स, प्रैक्टिसेस, इन सबको तुम कैसे अप्लाई करवाता है अलग अलग लेवल पे, हाउ यू अप्लाई एट डिफरेंट लेवल, ये सब लॉज को, रूल्स को, प्रैक्टिसेस, दैट इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे फ्रेडरिक लेन बोला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स, जहां पे फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया जाए उसको बोला गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे निग्रो बोला कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ 3 मेन गवर्नमेंट लेवल्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी हो गया कोर्ट, लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता, और एग्जीक्यूटिव हो गया आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो लोग चीजों को इम्प्लीमेंट करवाते, म्युनिसिपैलिटी। ये 3 अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस होता है, एक साथ मिलके काम, दैट इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एक फालतू आंसर है, उतना हमको काम का लगता नहीं है ये। हाउ द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज्ड। पुराने जमाने में उतना डिटेलिंग में काम नहीं होता, कोई एक हेड होता था, राजा या क्वीन, अंग्रेजों के जमाने में किंग क्वीन, यहाँ पे राजा महाराजा, जो लोग रूल बना देते थे और उनके मंत्री लोग उसको अप्लाई करवाते। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी आया तब ये सब देशों को समझ में आने लगा। वो पहले मोनार्क, राजा, यही लोग चला लेते थे, वो लोग ये ऑफिसर अपॉइंट कर लेते थे और उनके ऑफिसर काम करते थे, राजा का वर्ड फाइनल वर्ड होता था। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी आया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग एरिया को कवर करने लगा, क्योंकि तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग चेंज हुआ। अच्छा। तब पब्लिक सर्वेंट का अपॉइंटमेंट का तरीका बदला, पावर डायनामिक्स हो गए, एक जगह पावर नहीं रहा राजा महाराजा की तरह। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया दुनिया में, जिसके कारण गवर्नमेंट फ्रेम होने लग गए अलग अलग लेवल पे, गवर्नमेंट का फ्रेमिंग होने लग गया, एक राजा से काम नहीं चल रहा। अच्छा। क्योंकि नेशनलिज्म का बात आने लग गया, इंपेरियलिज्म का बात आ गया, इंटरनेशनल फैक्टर्स आ गए, जिसके कारण सिंगल पर्सन पावर नहीं रहा। अब दुनिया में बाकी देश क्या कर रहे हैं वो भी देख के लोग डिसीजन लेने लगे। तो अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर्स, यानी उसका क्या तुम बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स को और हम लोग क्या बोलते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो पहला बोला सर ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करता है, पॉलिसीज के, यानी गवर्नमेंट का प्रोग्राम और पॉलिसी के बारे में बात करता है। ये पब्लिक, ये लॉ रूल्स, इनके इम्प्लीमेंटेशन का बात। अच्छा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, वो इम्पार्शियल होंगे, न्यूट्रल होंगे, एनोनिमिटी होगा, मतलब सबके लिए काम करेंगे और एथिकली काम करेंगे, गलत और सही सोच। ये पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस होगा गवर्नमेंट का प्रोग्राम, लेकिन किसके लिए? पब्लिक के लिए। ये मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को कवर करता है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सब लेवल। यहाँ पे गवर्नमेंट का 3 ब्रांचेस का भी बात हुआ, जो पहले भी कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव जो बनाते हैं, जुडिशरी जो नजर रखते हैं और करेक्शन करवाते हैं। अच्छा। यहाँ पे ऑफिसर का अपॉइंटमेंट सीनियरिटी के हिसाब से होगा, सबसे सीनियर वाला सबसे टॉप, उसके नीचे टीम। मतलब ये प्रॉपर एक सिस्टम में काम करने लग गया, राजा महाराजा की तरह नहीं। हालांकि हमारे राजा महाराजा का सिस्टम भी बहुत बढ़िया था, वहां पर भी मंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब होते थे। बट अगेन वहाँ अपॉइंट राजा खुद ही कर लेता था, कोई इलेक्शन नहीं होता था, कोई एग्जाम नहीं होता था। हाँ सर। बट अब 19वीं सेंचुरी के बाद ये सब एग्जाम से अपॉइंटमेंट होने लग गए। आज हमको अगर मान लो IAS बनना है तो हमको तो पहले एग्जाम देना पड़ेगा ना, पब्लिक सर्विस कमीशन का, तब हम बन पाएंगे। ठीक है ना? लेकिन अभी भी पॉलिटिकल लोगों के पास कंट्रोलिंग पावर उन्हीं के पास है। इससे दुनिया का सोशल और इकोनॉमिक तरीका भी बदल गया। ये इसके फीचर्स हो गए। अब आ रहा है स्ट्रक्चर या प्रोसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने पहले कहा, अगेन तुम्हारा देखो वही 5 फंक्शन का बात हुआ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग यानी कोऑर्डिनेशन। एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें? रिपोर्टिंग, बजट, ये सब के भी काम अलग अलग हो गए। कैसे? देखो यहाँ पे एक एक करके बताया। प्लानिंग का काम ऑफिशियल्स लोग करने लग गए हायर लेवल पे। ऑर्गेनाइजिंग का काम यानी बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम होने लग गया। स्टाफिंग यानी अलग अलग जगह अलग अलग लोग रिक्रूट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है काम करने का, उनके लिए गाइडेंस पहले लिख दिया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर चीज का गाइडेंस लिखा हुआ है, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। अब कंबाइंड होने लग गई टीमें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काम करती है। ऐसा नहीं है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, अगर उड़ीसा का कोई गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको नहीं मतलब है महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसको नहीं मतलब है यूपी में क्या हुआ। राजा महाराजा के एरा में हर एक इलाका के एक राजा थे, वो लोग अपने हिसाब से काम करते थे। अब ऐसा नहीं होता है ना, अब सब कोऑर्डिनेट होकर काम होता है। बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रहा है उससे उड़ीसा गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, कनेक्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। तो आपस में कोऑर्डिनेट मिलजुल के अब काम होता है। सारी चीजों की एक रिपोर्ट बनती है जो फाइनली एक जगह सबमिट होती है टॉप मैनेजमेंट के बाद, जो पहले नहीं होता था। बजट बनते हैं हर चीज के, कितना खर्चा लगेगा कैलकुलेट करना, अंदाजा लगाना, फिर उस हिसाब से ऑडिट करना, अकाउंट बनाना, ये सब पहले उतना नहीं होता था। अब आया रोल्स अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफरेंट रोल दैट ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तुम्हारा रोल क्या? अगर तुम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट हो जाए, IAS IPS, तो तुम्हारा रोल क्या होगा? सर तुम्हारा रोल होगा प्रोटेक्शन फॉर द पीपल, तुम्हारा रोल होगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना, तुम्हारा रोल होगा सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना रिसोर्स में, मतलब सबको बराबरी का मौका मिले, सबको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तुम्हारा काम होगा जो भी सच्चाई है वो टॉप लेवल को बताना। तुम्हारा काम होगा प्रॉपरली लीडर की तरह काम करवाना, गवर्नमेंट के लिए बजट बनाना, ये सब तुम्हारा काम होगा एज एन IAS IPS IRS। ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस। क्यों इतना जरूरी है आज की डेट में ये इतना डिपार्टमेंट बना के काम करना, इतने लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट पर अपॉइंट करके काम करना, ताकि पब्लिक का एक्सपेक्टेशन पूरा हो। क्योंकि आज की डेट में पब्लिक ये वोट करता है नेता लोग को, तो वो चाहता है उनको एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, जॉब मिले। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर सिस्टम से काम हो। सर फैसिलिटी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
हमारे देश में और दूसरे कंट्रीज में बहुत सारे लोग सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो ये डिपार्टमेंट जब बनेंगे ये उनको डेवलप करने के लिए काम करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम करेंगे। इनका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना, मतलब रूल जो गवर्नमेंट बना दिया वो फॉलो कौन कराता है? IAS, IPS, IRS, पुलिस, मिलिट्री। इनका ये भी काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना। ठीक है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन, की स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, उसका स्टेजेस क्या है? एकदम 1000 साल पहले क्या होता था, 800 साल पहले क्या होता था, 300 साल पहले क्या होता था, 50 साल पहले क्या होता था, 10 साल पहले क्या होता था। तो 5 स्टेज में तोड़ा गया क्रोनोलॉजी को। डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर सिस्टम बनने में कैसे कैसे उस सिस्टम में चेंजेस आते आते प्रॉपर सिस्टम बना। तो पुराने जमाने में क्या होता था? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्टोनॉमी, मतलब राजा महाराजा बस जो बोल दिए वही चुपचाप फॉलो कर लो। फिर आया प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ देश एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस बनाए, रूल नहीं गाइडलाइन। फिर आया एरा ऑफ चैलेंज, क्योंकि दुनिया बड़ा होने लग गया, लोग बढ़ने लग गए, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गया। फिर आया आइडेंटिटी क्राइसिस, हर किसी को अपना एक पहचान चाहिए, उसको लेके लड़ाई। एंड लास्ट आया पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो ये करके 5 स्टेजेस। जैसे पहला स्टेज क्या बोला, 1887 से 1926 तक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नोन एज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोनॉमी। ये 1887 से 1926 तक। इसका मेन राइटर कौन था? वुड्रो विल्सन। वो इसको टाइटल भी दिया स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। पहली बार दुनिया में ये एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया। ये लोग आर्ग्यू किया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट होना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर इनको रखना पड़ेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए। पॉलिटिशियन अपॉइंट जरूर करेंगे लोगों को, लेकिन पॉलिटिशियन उनको कंट्रोल नहीं करेंगे। एग्जीक्यूशन अलग होना चाहिए। ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, फिर वो लोग पॉलिसी बनाए, वो लोग चीजों को हैंडल करें। पॉलिटिशियन का खाली हाई लेवल डिसीजंस पे होना चाहिए, डे टू डे काम तो उनका रुकावट, उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये था पहला पॉइंट। ठीक है, हाँ सर। दूसरा स्टेज है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह है 1927 से 1937, 10 साल रहा। ये लोग बोले अलग अलग चीज का फील्ड बनाओ, अलग अलग फील्ड एस्टेब्लिश करो, और हर जगह के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाओ। जैसे मिलिट्री का अलग प्रिंसिपल होना चाहिए। मिलिट्री वाले तुरंत टेररिस्ट देखते गोली मार सकते हैं, क्या पुलिस ऐसे किसी को गोली मार सकता है? देखते ही जान ले सकता है पुलिस तुरंत? नहीं सर। वो लोग को पाँव में गोली मारने बोला जाता है, अरेस्ट करो। लेकिन मिलिट्री के केस में अगर आपको लगता है खतरा है, जान से मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी अलग अलग जगह थ्योरेटिकल प्रिंसिपल अलग होने चाहिए। तो ये लोग बोले अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग फील्ड एस्टेब्लिश करो, और फिर हर फील्ड के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाओ। इसको बोला गया आइडिया लाइक यूनिटी ऑफ कमांड। ये सब एक जगह से आया कि एक यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? एक टीम को एक ही जन ऑर्डर करे, हर चीज का हायरार्की हो, अकाउंटेबिलिटी हो, स्टाफ का प्रॉपर्ली मैनेजमेंट हो। ये सब बात आया प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर चीज के लिए अलग प्लानिंग, अलग ऑर्गेनाइजिंग, अलग स्टाफिंग, अलग डायरेक्टिंग, अलग कोऑर्डिनेटिंग, अलग रिपोर्टिंग होना चाहिए। ठीक है। स्टेज 3 है एरा ऑफ चैलेंज, 1938 से 1947। क्योंकि अब दुनिया में क्या होने लग गया था? रिवॉल्यूशन। जैसे इंडिया में क्रांतिकारी लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, अब ये बात नहीं माना जा रहा था कि भाई जो लोग हेड है वो लोग रूल बना दिए, हमको चुपचाप मानना ही पड़ेगा। अगर हमको लग रहा है उन लोग का रूल गलत है, हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये एरा ऑफ चैलेंज है।
अब लोग मानने लगे कि हमारे लिए नियम है ना, तो हमको बनाने का मौका मिल रहा है। वो लोग क्वेश्चनिंग करने लगे। जैसे भगत सिंह क्वेश्चन किए ना अंग्रेजों से कि आपका ये बात हम नहीं मानते, वैसे बहुत सारे क्रांतिकारी अलग अलग जगह रिवोल्ट किए। अब ये बात आने लग गया कि आपने जो प्रिंसिपल बना दिया वो हम चुपचाप नहीं मानेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करें। लोग चीजों पे बात करने लग गए। न्यूज मैगजीन्स, न्यूज़पेपर ये सब छपने लग गए थे, जिसके कारण सबको सब बात पता चलता था क्या गलत है क्या सही है। तो पब्लिक उस पर आर्ग्यूमेंट करने लग गई। ये लोग बोला यहाँ पे रॉबर्ट डेल था, वो ऑब्स्ट्रक्ट किया 3 फैक्टर्स। पहला बात, अनअवॉइडेबल नीड ऑफ नॉर्मेटिव फैक्टर्स, क्योंकि अब पब्लिक अलग अलग ग्राउंड को क्वेश्चन करने लग गए। लोग बात करने लगे, स्पोर्ट्स अगेंस्ट द मशीन कंसेप्ट। अब हम मशीन नहीं है कि आप जो बोल दें हम चुपचाप फॉलो कर लेंगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग बात करने लगे, सवाल करने लगे। लोग यूनिवर्सल प्रिंसिपल की जगह अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नियम मानने लग गए कि जो अमेरिका में फॉलो होता है वो इंडिया में नहीं हो सकता। यही हुआ एरा ऑफ चैलेंज, क्योंकि अब लोग सवाल करने लगे, रिवोल्ट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। स्टेज 4 है आइडेंटिटी क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा एक कमिटी बना, ब्राउन ग्लो कमिटी, जो ये बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब प्रॉपर एग्जाम लेके प्रॉपर तरीके से चीजों को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब लोग न्यूट्रली चीजों को वैल्यूड करने लग गए। अब सबको ये मानने लगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पावर चलाने के लिए नहीं है, वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो लोग को हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करो, डेमोक्रेसी होना चाहिए, प्रॉपर वोटिंग हो। ये हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस। और लास्ट है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। फिर धीरे धीरे दुनिया में 1971 के बाद जो अब तक कंटिन्यूड है, ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पे चीजों को सेंट्रली कंसर्न करने लगे, पब्लिक के बारे में बात जान के पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से नियम बनने लगे। लॉ बने वो पब्लिक इंटरेस्ट में बने। पब्लिक का जो भी एनालिसिस है उसको लिंक किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। अच्छा, ट्रेडिशनल तरीका अब तोड़ दिया गया। अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया। और वहीं से वो 3 कंसेप्ट आया था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी करंट ट्रेंड क्या है सर? एकदम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, डिजिटली गवर्नेंस चलता है, कोलैबोरेटिव हर चीज, सेंट्रल स्टेट्स के साथ मिलके काम करेगा, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिलके काम करेंगे। अब एविडेंस हर चीज का चाहिए। आप सीधा नहीं बोल सकते ये मुजरिम है इसको जेल में डाल दो, प्रूफ लाओ। बिना प्रूफ के जेल में कोर्ट नहीं डाल सकता। पुराने जमाने में क्या होता था, राजा का ऑर्डर हुआ, पकड़ के उठा के ले गए, कोई प्रूफ का दरकार नहीं है। अब हर चीज का एविडेंस चाहिए। तो जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसके हिसाब से हर चीज का प्रॉपर एविडेंस अरेंज करके किसी की पे एक्शन ले सकते। जेल में डालना है, फाइन लगाना है, हर चीज का एविडेंस चाहिए। अब पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट है, मतलब पब्लिक वोटिंग से सरकार चूज होता है। गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है, गवर्नमेंट का बजट का भी ऑडिट होता है। सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जस्टिस का बात होता है। यानी हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी रिसोर्स आज का जनरेशन के भी काम लगे और फ्यूचर के लिए भी बचे। तो इस प्लानिंग के साथ अब काम होता है कि सब कुछ आप खत्म नहीं कर सकते, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। आई थिंक हो गया। क्या बच रहा है एक बार? अच्छा, थ्योरीज अब आ गया, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग थ्योरीज है। ये रहा, नीचे से पढ़ते हैं सीधा, ये रहा 5 ब्रांच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। ये 5 बातों को ध्यान में रख के अलग अलग थ्योरीज को बनाया गया। पहला थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी।
ये बात करता है आइडिया सिमिलरली जनरेट इन द लेट 1800 में जो चलता था उसका बात हो। ये कौन दिया था थ्योरी? एडम स्मिथ। पीपल आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव। लोगों को इकोनॉमिक इंसेंटिव दो, मतलब पैसा में फायदा दो, तब लोग रैशनली चीजों को काम करेगा। तो क्लासिकल थ्योरी ये बोलता है कि लोगों को मोटिवेट करो बाय इकोनॉमिक इंसेंटिव, लोगों को इकोनॉमिक गेन दो, तब लोग काम करेंगे। तो पीपल आर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक गेन। जब हम तुमको पैसा देंगे तब तुम काम करोगे ना, नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। ये हुआ पहला थ्योरी। दूसरा थ्योरी आया मॉडर्न थ्योरी। यहाँ बोला गया लोगों का बिहेवियर ठीक करो, क्वांटिटेटिव स्कूल्स की जगह क्वालिटेटिव बात करो, लोगों को बेटर जॉब दो, खाली पैसा का बात मत करो, लोगों को बेटर काम भी दो, लोगों को क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन दो, पहचान दो, मैनेजमेंट के साथ उनको कनेक्ट करो, उनसे भी पूछो आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत, तब चीजों को काम करो। अब मॉडर्न में भी अलग अलग टाइप का अप्रोच है, एक सिस्टम अप्रोच और सिस्टमेटिक मॉडल। हर चीज का प्रॉपर सिस्टम बनाओ, मीटिंग करना है प्रॉपर सिस्टम बनाओ, हर चीज को फॉर्मल वे में करो, फॉर्मल वे में। इनफॉर्मल काम कम करो, फॉर्मली ज्यादा करो। मतलब तुम्हारा मेरा ऐसी मीटिंग हो गया, लोग डिसीजन ले लिए, नहीं चलेगा। प्रॉपर मीटिंग कॉल करो, सबको आने का मौका दो, सब अपना बात रखिए, फिर डिसीजन पास करो। स्ट्रक्चरल फंक्शन, हायरार्की बनाओ, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, ये काम इसका, ये काम इसका, ये काम इसका। तो स्ट्रक्चर बनाओ हर चीज का, हर चीज का प्रॉपर फंक्शन सेट करो, किसका क्या काम। कंटिंजेंसी थ्योरी, क्लास ऑफ बिहेवियर थ्योरी बोलते हैं इसको। यहाँ पे बोला कोई बेस्ट वे नहीं है ऑर्गेनाइज करने का, तुमको दोनों तरीका का मिक्स करना पड़ेगा। जो ऊपर दो बोला ना, एक सिस्टमैटिक और एक मॉडर्न थ्योरी में दो बोला ना, सिस्टमैटिक और एक स्ट्रक्चरल बोला, इन दोनों को मिक्स करके काम करना पड़ेगा तुमको। एक तो नहीं हो सकते, एक कोई तरीका नहीं होगा, जितना दुनिया में तरीका है सब फॉलो करो। एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं बिहेवियर स्कूल अप्रोच। यहाँ बोला कि बेसिकली हर चीज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होता, लोगों का एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव तरीका काम करने का, एनकरेजमेंट करना, ये सब भी इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब लोगों का बिहेवियर भी इम्पैक्ट करता है चीजों को। पोस्ट मॉडर्निज्म, अब मॉडर्न से भी ऊपर आ चुका है आज का थ्योरी। यहाँ बोलता है फिलोसॉफिकल बनो, कल्चरल बनो, सब कल्चर का रिस्पेक्ट करो, ह्यूमैनिज्म फैक्टर लेके आओ। आज का मैनेजमेंट ह्यूमैनिटी का बात करता है, सोशल कंस्ट्रक्शन का बात करता है, सब चीज सबको नॉलेज देने का बात करता है, हर चीज का इन्वेस्टिगेशन का बात करता है। मतलब आज का मैनेजमेंट बोलता है एकदम मॉडर्न से भी ऊपर, पोस्ट मॉडर्न, हर चीज यूनिवर्सल है। तो दुनिया जो फॉलो कर रही है सबको करना पड़ेगा, आप अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। ये था मॉड्यूल।